तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। और आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है। पीछे हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान का, और ये चौथा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वे समूह में रहकर कार्य करता प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यता नष्ट हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। ठीक है। अब जो जो मैं पढ़ाऊँगा उनको आपको कहानी के रूप में समझना है, और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और याद करने की कोशिश करनी है। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। ठीक है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर के अस्त्र शस्त्र उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। यानी यहाँ इस युग में क्या मिला, ज़्यादातर पत्थर के ही सामान मिले, जैसे कि भाला है वो भी पत्थर का। इस प्रकार से जो है ज़्यादातर चीज़ें पत्थर की मिली, इसलिए इस युग को क्या कह दिया, प्रस्तर युग। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। ठीक है। अथवा जंगलों से कंद मूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए, वो भी पत्थर के। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मूलतः बनास, गंभीरी, बेड़ज और चंबल नदी घाटी और शैलाश्रों में बहुतायत में मिले हैं। तो राजस्थान की जितनी भी जो संस्कृतियां हैं वो जो मिली हैं वो नदियों के किनारे मिली है, जैसे बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी। आगे पढ़ना है कि प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। पहला युग कौन सा, प्रस्तर युग। दूसरा ताम्रकांस्य काल। तीसरा लौह युग। ठीक है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ किया। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं के अवशेष देख लीजिए। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो उत्तर हो जाएगा हमारा तांबा। और यह भी पूछा जा सकता है कि ताम्र सभ्यता के उदाहरण बताना है, तो आपको कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। ठीक है। अब आगे राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र, हम मैप के माध्यम से आपको याद कराता हूँ कि कौन सी सभ्यता किस स्थान पर है। तो सबसे पहले देख लीजिए हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है, पीलीबंगा स्थित है और रंगमहल स्थित है। ठीक है। बीकानेर नसौती सभ्यता स्थल स्थित है, और एक हनुमानगढ़ में बड़ा पोल
और स्थित हो जाएगी। यानी कि हनुमानगढ़ में बड़ा पोल, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा। ठीक है। बीकानेर में सोंती सभ्यता, झुंझुनू के अंदर सोनारी सभ्यता, सीकर में गणेश्वर सभ्यता, और जयपुर के अंदर आपकी बेराट सभ्यता हो जाएगी। भरतपुर के अंदर दर सभ्यता, टोंक के अंदर रेड और नगर सभ्यता। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में आपके हो जाएगी नगरी सभ्यता, उदयपुर में आपकी आहड़ सभ्यता हो जाएगी, राजसमंद में आपके गिलुंड सभ्यता हो जाएगी, भीलवाड़ा में आपके बागोर सभ्यता हो जाएगी, बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता हो जाएगी। तो ये इतनी सारी सभ्यताएं मैप के माध्यम से आपको खुद से आपको जो है मैप में इसको लिख लिख के याद कीजिए। अगर आप 2-3 बार भी लिख के याद करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादातर सवाल भी ऐसे ही पूछते हैं कि कौन सी सभ्यता किस स्थान पर है। अब हम एक एक करके सारी सभ्यताओं को देख लेंगे। ठीक है। प्रमुख प्रमुख का हम अभी परिचय ले लेते हैं। तो पहली है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? दृश्यवती अथवा सरस्वती नदी के किनारे। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का नाम ही जो है सरस्वती या दृश्यवती नाम है। ठीक है। स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। तो आपसे पूछे कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। ये आपने बहुत बार पढ़ चुका होगा। ठीक है। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कालीबंगा में जो मकान बनाए गए तो उसमें किसका प्रयोग हुआ? ईंटों का। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। ठीक है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। तो कालीबंगा में गंदे पानी को निकालने के लिए जो नाली बनी हुई थी वो लकड़ी की भी बनी हुई थी और ईंटों की भी बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे मिले हैं। ठीक है। जिन पर अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई हैं। चबूतरा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक ऐसी सी संरचना होती है, इसके ऊपर अग्नि वेदिका जिसपे हवन वगैरह किया जाता है वो बनी हुई थी। संभवतया वे धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। आपको सबको पता है कि अग्निकुंड किस काम आता है। ठीक है। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिला है। ठीक है। एक हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही दूसरा टीला है जिस पर क्या दुर्ग का अवशेष मिला है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। तो कालीबंगा की नगर योजना किसके समान हो जाएगी? सिंधु सरस्वती सभ्यता के। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी मिला है, वो भी नगर के प्राचीर के बाहर की साइड। ठीक है। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले यानी गाय के मुख वाले प्याले मिले यहाँ से। तांबे का बैल मिला है। कांस्य के दर्पण मिला है, यानी कांस्य का बना हुआ दर्पण भी मिला है। हाथी दांत का कंगा मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कांच की मणियाँ मिली हैं और खिलौने मिले हैं। ठीक है। ये इतने सारे जो हैं यहाँ अवशेष मिले। तो आपको एक एक जो जो हाईलाइट है उसको अच्छे से देख लेना
क्योंकि यहाँ से पक्का एक प्रश्न जो है बनता है हमेशा। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता का नष्ट होने का कारण क्या हो जाएगा? नदियों का पानी सूख गया और मरुस्थल बढ़ने लगा, इस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। आगे सभ्यता हम पढ़ रहे हैं आगाटपुर या हाड़ सभ्यता। एक प्रश्न और कालीबंगा के अंदर ही कि कालीबंगा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता। अभी हमने देखा कांस्य के ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं 2 नंबर आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो आहड़ का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? धूलकोट। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। आहड़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? ताम्रवती नगरी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से ये नाम पड़ा। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगी, इसको भी याद कर लेना। 10वीं या 11वीं शताब्दी में से आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में से क्या कहा जाता था? आघाटपुर। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई हैं। यानी यहाँ के जो मकान है वो किससे बने हुए हैं? पत्थरों से और मिट्टी से। कालीबंगा में ईंटों से बने हुए थे और यहाँ पर जो है पत्थर और मिट्टी से बने हुए हैं। ये फर्क आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। जो चीज़ सभी जगह समान है वो कभी नहीं पूछी जाएगी, जहाँ पर जो डिफरेंस होगा वहीं से प्रश्न बनता है। जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी, यानी छतें वो किससे? बांस से। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। यानी कमरों का दूसरा नाम क्या है? ओवरों। ठीक है, मकानों में 4 से 6 चूल्हे। मकान में कितने चूल्हे मिले? 4 से 6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यानी आहड़ में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आहड़ में चावल के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है 2-3 कथन देकर कि यहाँ पर चावल का साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ठीक है, इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। ठीक है, तांबा पिघलाया जाता था आहड़ के अंदर। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल और भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। तो आहड़ से जो मिट्टी के बर्तन मिले उसका रंग क्या था? लाल और भूरा रंग। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरी दीपक यानी धूलकोट यानी कि आहड़ की बात की जा रही है, उसका उत्खनन हुआ है 1951-52 में। ठीक है, और यहाँ से क्या मिली? तस्तरियाँ मिली हैं, दीपक मिला है, धूपदानियाँ मिली हैं, कटोरियाँ मिली हैं, मटका, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं, तांबे कितनी? 6, और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से ये विध्वंस हुई। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। यानी जब ये सभ्यता नष्ट हो गई तो लोग कहाँ पर चले गए? गिलुंड और भगवानपुरा, और वहाँ पर जाकर नई बस्तियाँ बनाई। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं बालाथल। तो बालाथल भी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में। और ये भी
कौन सी किस काल की हो जाएगी? ताम्रकालीन हो जाएगी। ठीक है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालातल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो बालातल भी किससे संबंधित हो जाएगी? आहड़ से। और किस काल की हो जाएगी? ताम्रपाषाण काल की। ताम्र यानी तांबा। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है 11 कमरों का बड़ा भवन कहाँ से मिला है? तो उत्तर हो जाएगा बालाथल। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। ठीक है। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीवकों के साधन थे। यानी यहाँ कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था और शिकार भी किया जाता था। बालातल में लौह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी तांबे के तो हुए ही हुए और साथ ही साथ कुछ लौह काल के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं बालातल से। बैराट के अतिरिक्त बालातल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की वह सभ्यता जहाँ बुना हुआ वस्त्र मिला है। तो दो सभ्यताएं हो जाएंगी, एक बैराट और एक बालाथल। इसको याद रख लेना। गणेश्वर सभ्यता, तीसरी सभ्यता हमारी गणेश्वर सभ्यता है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र संचय संस्कृति। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं, यानी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उपकरण ताम्र उपकरण मिलते हैं। इस कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनी, मछली पकड़ने का कांटा, अब जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो देखिए। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला, उस तरह के फलक कहाँ से मिला, अंगूठी कहाँ से मिली। ठीक है। तो ये सारी गणेश्वर से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मछली पकड़ने का कांटा, ये गणेश्वर से मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेंचदार सिरों वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी व मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो अब तक दो चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है। एक तो अब मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है। दूसरा है दोहरी पेंचदार जो तांबे की पिन थी। ये दो चीज़ें आपको याद रख लेना। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। गणेश्वर में मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, यानी हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं। और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्राकृति वाले मजबूत बर्तन। एक तो हल्के लाल रंग के और एक लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन, दो प्रकार के मिले हैं। ठीक है। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखिए, आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी। यानी आहड़ भी और गणेश्वर भी, ये दोनों ताम्रपाषाण काल की सभ्यताएं हैं। किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांबर, बागोर और रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। यानी अब हम देखने वाले हैं प्रमुख लौह काल की कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो जिसमें बैराट पढ़ेंगे, सांबर पढ़ेंगे, बागोर पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम देख रहे हैं लोहकालीन बैराट सभ्यता। जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है।
इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी बैराट में दो पहाड़ियां हैं जिसका नाम है बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। ठीक है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। तो सवाल आएगा कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया? तो विराटनगर में। ठीक है। मत्स्य जनपद था और उसकी राजधानी थी विराटनगर। वहाँ पर 1 साल अज्ञातवास के रूप में व्यतीत किया। ठीक है। और ये विराटनगरी आगे चलकर जो है बैराट नाम से, अब दोनों ही एक ही चीज़ है, जैसे बैराट कह दो चाहे विराटनगर कह दो एक ही बात है। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। तो ये मौर्य काल का भी प्रमुख केंद्र था। ये भी सवाल आ चुका है कि राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो हो जाएगा बैराट। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्रा मिली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 36 चांदी की मुद्रा कहाँ से मिली? आपको बताना है बैराट से, जिनमें 8 पंचमार्क 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। तो 8 तो पंचमार्क सिक्के मिले हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। खुदाई में स्वास्तिक त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, यानी यहाँ से घड़ा मिला है जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह, ये ऐसा चिन्ह होता है ना स्वास्तिक का चिन्ह, ये चिन्ह मिला है। और त्रिरत्न चक्र के संयुक्त अलंकरण घड़े मिले हैं। दीपक मिला है, नाचता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूक मिली है, पत्थर की संदूक, लोहे की कील भी मिली है, हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था ना बालातल में हाथ से बुना हुआ वस्त्र और बैराट में। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रख लेना और एक बार चाहे तो फिर से क्लास ले लेना और अपने खुद के नोट्स बनाना, किसी का देख कर नहीं बनाना है। ठीक है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा के बागोर, ओजियाना जयपुर जिले में स्थित, सांबर जोधपुरा टोंक जिले में स्थित नगर, रेड चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमत्ता, गिलुंड आदि स्थल, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रलोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता हो जाएगी? बागोर और ओजियाना। जयपुर में हो जाएगी आपकी सांबर और जोधपुरा। टोंक में नगर, रेड। ठीक है। ये दो सभ्यताएं। चित्तौड़ में नगरी सभ्यता, भरतपुर में नौ सभ्यता, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रलोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया और आगे कुछ सवाल दिए रखे हैं वो भी हम कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है। शब्दावली भी है। उत्खनन का मतलब खुदाई होता है, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, पाषाण का मतलब पत्थर, ताम्र का मतलब तांबा। अब देखिए निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक का भाब्रू शिलालेख जो है बैराट या विराटनगर से प्राप्त हुआ है। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कौन सी सभ्यता एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता में। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में डैश नगरी के नाम से जानी जाती थी? तो वो ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान में किन्हीं दो ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हो आप। एक आप आहड़ हो जाएगा, एक गणेश्वर हो जाएगा, बालातल हो जाएगा। ठीक है। बालातल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये बालातल उदयपुर से प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये बेडस नदी के किनारे आइडिया बेडस नदी के किनारे पल्लवित हुई। तो इस तरीके से हमने पूरा पाठ कर लिया है।
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब है नहीं, लेकिन सवाल इसमें से बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है। और मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ये एक पूरी कंप्लीट चीज़ नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक गाइड भी रखनी है। ठीक है। जिसमें आपको जो भी मिस लगता हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। उसको पढ़कर। तो इस तरीके से पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप पुराने प्रश्नों के साथ साथ देखते जाइए कि किस लाइन से जो प्रश्न बने हैं उनको हाईलाइट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। कल हम अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप, ये पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।